स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1। यस, पेपर 1 जो हमने कल भी हमारी जो क्लास है 2:30 बजे रही थी और डेली अब आपकी जो क्लास है पेपर 1 के लिए वो 2:30 पे रहने वाली है। तो गाइज हमारे साथ फटाफट जुड़िए, लाइव आइए। पेपर 1 जो यूजीसी नेट पेपर 1 है उसकी आज हमारी क्लास होने वाली है 2:30 पे, जो कि ऑन गोइंग है। और कल से हमारी जो पेपर 1 की, क्योंकि बीच में कुछ दिन से हमारी जो क्लास है पेपर 1 के लिए वो रुक गई थी, लेकिन अब वो दोबारा से रिज्यूम हो गई है। कल से हमारी जो पेपर 1 की क्लास है वो कल से रिज्यूम हो रही है। कल भी थी हमारी क्लास और आज भी है। तो गाइज अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने अगर कल की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले वो क्लास देखना और अभी लाइव रहिए और हमारे साथ जुड़िए। और आज हम अपनी इस क्लास में यूजीसी नेट पेपर 1 जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है, जो हमारा लेटेस्ट में अभी एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइज फटाफट आइए। जैसे मैं आप सबको पहले ही बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्यों है? क्योंकि इससे आपको अपना लेवल पता चलता है। क्यों? क्योंकि इससे आपको अपना लेवल पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, आप कितने पानी में हो, आपकी स्टडी की जो प्रिपरेशन है वो कैसी जा रही है। और आपको इससे क्या है, गाइडेंस मिलती है कि हाँ आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आपके इतने क्वेश्चंस ठीक है, इस यूनिट ये यूनिट से जो क्वेश्चंस है वो आपके वीक हैं, ये यूनिट से आपके जो क्वेश्चंस है, ये पार्ट है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, अपने यहाँ लेवल पता चलेगा। और उस लेवल के पता चलने के बाद आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से स्मूथली कर सकते हो कि हाँ ये मेरे क्या है वीक पॉइंट है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहाँ पर मैं कम ध्यान देकर भी काम चला सकता हूँ। तो गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, एमसीक्यू को आप जितना ज़्यादा लगाओगे और सेकंड इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। क्या होगी? इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप एग्जाम में उतनी एक्यूरेटली और स्पीडली अपने वर्क को कर पाओगे। तो गाइस फटाफट आइए, करते हैं हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट। आज मैं आप सबके लेके आई हूँ टॉप 20 हमारे पेपर 1 के टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और आईसीटी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन है। उन 20 क्वेश्चन को मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो गाइस फटाफट आइए, जुड़िए हमारे साथ और करते हैं हम अपना आज का सेशन स्टार्ट। तो पहला, जैसे कि आप सबको यहाँ पर दिख रहा है कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासरूम इंटरेक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाय, कि जो क्लासरूम की इंटरेक्शंस है वो सबसे ज़्यादा किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होती है। जो क्लासरूम में इंटरेक्शंस रहते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में इंटरेक्शंस होती है, वो इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किससे होती है, इनकी सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होती है। तो गाइज आप सभी के पास 20 सेकेंड का टाइम है, फटाफट आंसर कीजिए और बताइए कि क्लासरूम में जो इंटरेक्शंस है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होती हैं। व्हाट इज द राइट आंसर? स्टूडेंट्स कमिटमेंट, टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट और अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशंस। एंड द आंसर इज, फटाफट स्टूडेंट्स हरी अप, क्या आंसर रहेगा आपका? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कमिटमेंट। क्या आंसर है इसका? स्टूडेंट्स कमिटमेंट। कि स्टूडेंट क्लास में जितने ज़्यादा कमिटेड होंगे अपनी स्टडी को लेकर, अपनी क्लासरूम को लेकर, वही स्टूडेंट्स की कमिटमेंट ही क्लासरूम इंटरेक्शंस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। क्लासरूम का इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होगा? स्टूडेंट्स के कमिटमेंट के। स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को लेकर कितने कमिटेड हैं, कि उनको कितना पढ़ना है, वो पढ़ने के लिए आए हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं, किस तरीके से। क्लासरूम का जो इंटरेक्शन है, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स भी हो यहाँ पर आए हो तो किस लिए आए हो? पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हो कि हाँ हमें यूजीसी नेट के 20 क्वेश्चन है वो आज हमें करने हैं। तो स्टूडेंट्स का जो कमिटमेंट है और आप साथ ही साथ उसका जो आंसर करते हो, तो वो इंटरेक्शन हमारी कब होंगी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस? जब स्टूडेंट्स का कमिटमेंट हो कि हाँ हमें करना है। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हो, अगर आप क्या करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो और साथ में आप अपने जो आंसर्स है उनको कमेंट में नहीं करते हो, तो वहां पर इंटरेक्शन क्या होगी? कम रहेगी हमारी। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस का आप साथ ही साथ कमेंट करके आंसर दे रहे हो, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर देना ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स की कमिटमेंट ही क्लासरूम के इंटरेक्शन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is an example of maximum performance test? Maximum performance test
कि इन टेस्ट में से हमारा ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हम सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस रहेगी, कौन सा टेस्ट है ऐसा। 20 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, फटाफट आंसर कीजिए स्टूडेंट्स, चाहे वो आप गलत हो या सही हो, वो डजेंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता, आपका आंसर देना इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। सही दोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल और गलत दोगे तो भी आप ही के लिए बेनिफिशियल है। जी हाँ, अगर आप सही आंसर कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको अपने आप में ही लगेगा कि हाँ कि मैंने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप अगले क्वेश्चन को भी बड़े आराम से टैकल कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट। और अगर आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो गलत हो जाता है तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हाँ मैम ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर ये दिया गया था और मैंने इसका आंसर ये दिया था, तो वहां पर आपको वो क्वेश्चन लंबे टाइम तक क्या रहेगा, ध्यान में रहेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये था, राइट। तो दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर करना। ये आप लोग ये मत सोचो कि मैं अगर आंसर करूंगा तो उसको सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा गलत हो जाएगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आंसर करना इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट आंसर कीजिए अपना कमेंट। तो इस क्वेश्चन का ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हमें हमारी क्या है सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस रहती है, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके गाइस प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं। तो आंसर है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है, वो टेस्ट जिसमें जो स्टूडेंट्स है उनकी मेंटल एबिलिटी, राइट, उनकी मेंटल एबिलिटी, उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब उसमें चेकआउट की जाती है कि वो कितने प्रोएक्टिव हैं, जिसमें उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा निकल के सामने आते हैं। कि न्यूमेरिकल टेस्ट है, मेंटल एबिलिटी है, उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो लॉजिकल है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट में सबसे ज़्यादा उनका निकल के आता है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपकी कौन से टेस्ट में रहेगी, एप्टीट्यूड टेस्ट में, राइट। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन अल्लाह। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नीतू सिंह, ध्रुव रजावत, यस ध्रुव रजावत, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल्स आर देयर इन द क्लास, कि जब एक ही क्लास में डिफरेंट परफॉर्मेंस के स्टूडेंट्स हो और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में हो, फॉर यूनिफॉर्म इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेटिव इंटरेक्शंस, की एजुकेटिव इंटरेक्शंस देने के लिए कि सभी स्टूडेंट के साथ एक ही यूनिफॉर्म इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेटिव इंटरेक्शंस हो, अ टीचर शुड ऑप्ट फॉर अ कम्युनिकेशन। तो एक टीचर को किस तरह का कम्युनिकेशन अडॉप्ट करना चाहिए, कि जब एक क्लास में डिफरेंट एक ही क्लास में डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर जो टीचर है उसको कम्युनिकेशन किस तरह का अपनाना चाहिए। ऑप्शंस आपके टॉप डाउन एंड लीनियर, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड, इंडिविजुअल सेंट्रिक और सेल्फ प्रोजेक्टेड। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका, फटाफट आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। टाइम्स अप। तो आंसर रहेगा आपका इस क्वेश्चन का टेक्नोलॉजी अनेबल्ड। टेक्नोलॉजी अनेबल्ड यानी कि जैसे अब हमारी यहाँ पर ये लाइव क्लास चल रही है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या है, डिफरेंट है, राइट। तो जब मुझे कम्युनिकेशन करना होगा तो वो कम्युनिकेशन मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आप अपने आंसर्स कमेंट कर रहे हो, मैं आप सबको जो अपने आंसर्स है वो यहाँ पर लाइवली बता रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी अनेबल्ड। कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी अनेबल्ड, यानी कि एक क्लास है, अगर मान लो हम क्लास लेवल की बात करें, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, राइट। और वहाँ पर जो डिफरेंट परफॉर्मेंस रहेगा वहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इतना, क्योंकि हम अगर हमें एक ही टाइम पे 100 स्टूडेंट से बात करनी है तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या है, हमें ज़्यादा रखना होगा, तो वहाँ पर भी हमें क्या माइक की नीड रहेगी। तो माइक एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, तो यानी कि अगर एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो और वो भी डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल के, सबका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या है, अलग है, तो वहाँ पर एक जो टीचर है उसका
जो कम्युनिकेशन वो रहेगा वो किस तरीके का रहेगा, टेक्नोलॉजी एनेबल, यानी कि बिना टेक्नोलॉजी के यूज किए वहां पर वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्रुव रजावत का बिल्कुल सही आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एडोलेसेंट लर्नर विच डिटरमिन हिज और हर सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। कि जो एडोलेसेंट लर्नर होता है, एडोलेसेंट लर्नर का मतलब है जो छोटे लर्नर है, राइट। तो एडोलेसेंट लर्नर की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो उसके सोशल और मोरल डेवलपमेंट को डिटरमिन करती है, वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बताओ स्टूडेंट्स। टाइम आपका स्टार्ट होता है। कि जो हमारे छोटे लर्नर्स होते हैं, उन छोटे लर्नर्स का सबसे एक छोटे लर्नर्स की एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके सोशल और मोरल डेवलपमेंट को क्या करती है, डिटरमिन करती है, ऐसी कौन सी फीचर है। टेंडेंसी टू बी अवे फ्रॉम पेरेंट्स, कि पेरेंट्स से दूर रहने की टेंडेंसी, या कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग फॉर इम्यूलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, मिक्सिंग अप विद द पीयर्स इन द नेबरहुड एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। बताओ स्टूडेंट्स। नमस्ते जी, नमस्ते। ओम विश्वकर्मा नमस्ते। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा आपका। कि एक जो छोटे लर्नर्स होते हैं उनकी एक ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनके सोशल और मोरल डेवलपमेंट को क्या करती है, उनको डिटरमिन करती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका, आंसर इज सेकंड, कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग फॉर इम्यूलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। क्या रहेगा, कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग फॉर इम्यूलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। की वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए, वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए उनकी जो कंसर्न होती है वो ही उनका सोशल और मॉरल डेवलपमेंट को क्या करती है, बिल्ड करती है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एम्फसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो हमारा मेमोरी लेवल टीचिंग है उसका जो मेन एम्फसिस है वो इनमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे पहले तो यही समझो कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एक सबसे छोटा लेवल है हमारा टीचिंग, क्योंकि इसमें जो हम चीज़ें हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो लेवल होता है चीज़ों को समझने का, जो उनकी स्कूलिंग होती है उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो इतना डेवलप नहीं हो रहा होता, या उनका जो लॉजिक है वो इतना लॉजिक नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता कि वो लॉजिक लगा सके। तो जितनी भी उनकी स्कूलिंग होती है, जो भी उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उन सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, क्रैम करते हैं, रटते हैं, उनको याद करते हैं। तो वो होता है हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि जहाँ पर आप चीज़ों को क्या करते हो, क्रैम करते हो, याद करते हो, बल्कि उनको समझते नहीं हो, बल्कि क्या करते हो, उनको याद करते हो। मतलब थोड़ा बहुत आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, बिल्कुल लिटिल बिट, 0 to 10% आपका क्या रहेगा मैम, अंडरस्टैंडिंग लेवल रहता है। बाकी सब आप सब चीज़ों को क्या करते हो, बस एक समझते हो, एक तरीका आपने, एक फॉर्मेट लगाया, एक ट्रिक आपने अपनाई, एक आइडिया लगाया और उसी के अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को क्या करते हो, याद करते हो। दैट इज योर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसका मेन एम्फोसिस किसके ऊपर है। तो अगर आपको ये पता है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है तो ही आप क्या कर सकते हो, एम्फोसिस इसका बता सकते हो। तो बताओ स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास 6 पॉइंट्स गिवन है, इन 6 पॉइंट्स में से कौन सा आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का मेन एम्फोसिस है। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर भी आए हैं। फर्स्ट है जी आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, की जो थॉट्स और आइडियाज उनकी ऑर्गेनाइजेशन करना, राइट। सेकेंड है सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, की जितने भी आपके फैक्ट्स हैं उन सब में आपस में रिलेशनशिप को देखना, राइट। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशंस टू एनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, की क्विक रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि जल्दी से उसको याद करके बताने के लिए सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करना, उसकी क्या करना, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन करना। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो खुशबू। फोर्थ है क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट है मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, की जो फैक्ट्स है उनको सीक्वेंस में लगाने पर आपकी क्या है, मास्टरी है। और लास्ट है सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर, कि एक फीचर को दूसरे फीचर से अलग करना, ये आपकी क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के एम्फोसिस है। तो इसका राइट आंसर है आपका, and the right answer is A, C and D, second option A, organization of thoughts and idea।
बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मेमोरी लेवल टीचिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे थॉट्स और आइडियाज हैं उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। देन आपका थर्ड, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन टू एनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, जल्दी से रिप्रोडक्शन करने के लिए जो हम सिस्टमेटिक क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट्स इट। एंड लास्ट है मास्टरी ऑफ कंसेप्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, क्योंकि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आप फैक्ट्स के अंदर रिलेशनशिप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं होता है। आप क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में आपको क्या समझने, आपका जो लॉजिकल लेवल है वो होना चाहिए, लेकिन मेमोरी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो लेवल है वो बहुत ही कम होता है, वो सिर्फ चीज़ों को याद करने में, रटने में होता है उनको। और सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर ये भी नहीं है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, सी एंड ई। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग, कि इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड आपका डायरेक्ट लर्निंग से रिलेटेड है। डायरेक्ट लर्निंग यानी कि जहां पर हम डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, फटाफट आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। टीचिंग, ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लर्निंग करते हैं। टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट्स, मॉक्स एंड ह्यूरिस्टिक, एंड लास्ट इज इंटरएक्टिव प्रेजेंटेशन। तो आंसर है आपका, आंसर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, बी, डी एंड ई। बी, डी एंड ई। बी में क्या है, सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, यानी कि जब आप खुद से रोल को प्ले करते हो, यानी कि आपको कहा जाए कि आप किसी कंपनी के क्या हो, अकाउंटेंट हो, राइट। और जब आपको ये कहा जाए कि आप किसी कंपनी के क्या हो, अकाउंटेंट हो, या आप किसी कंपनी के क्या हो, मैनेजर, और आपको एक सिचुएशन दे दी जाए कि अगर आपको ये अपनी कंपनी की जो सेल है उसको इंक्रीज करना है, तो आप किस तरीके से आप एक्शंस लोगे, वहां पर आपकी जो लर्निंग है वो क्या रहेगी, ज्यादा और डायरेक्ट भी रहेगी, यानी कि आप खुद रोल प्ले करके उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, खुद से आप क्या करोगे, उन सिचुएशंस को हैंडल करो, रोल प्ले करो कि आप एक कंपनी के मैनेजर, और आपको जो अपनी कंपनी की जो टर्नओवर है, प्रॉफिट्स, उसको किस तरीके से इंक्रीज करना है ये आपसे पूछा गया। तो वहां पर आपकी जो लर्निंग होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट लर्निंग, मतलब आप खुद से उन चीजों को सीख रहे हो। तो सेकंड पॉइंट बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद आता है आपका डी, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट, राइट, बिल्कुल, कि अगर आप किसी वर्कशॉप को अटेंड करते हो, किसी असाइनमेंट को आपसे करवाई जाती है, कि आपको असाइनमेंट दे दी गई, आप वर्कशॉप में गए, वहां वर्कशॉप में क्या होता है कि आपको जो चीजें पहले सिखाई जाती है और फिर आपसे वो उन चीजों को प्रैक्टिकली करवाया जाता है। ऐसे ही असाइनमेंट्स होती है हमारी कि पहले आपको एक टॉपिक दे दिया गया और उस टॉपिक के ऊपर आपको खुद से ही सारा कुछ करना होता है। आपको एक टॉपिक दिया गया कि जो जीएसटी है उसके ऊपर आपको बताना है, राइट, आपको जीएसटी की असाइनमेंट दे दी कि जीएसटी कब आया, क्या है क्या नहीं है, तो इसके ऊपर आप क्या है, खुद से ही सारी चीजें वो कर रहे हो, एक्सप्लोर करोगे। तो वहां पर भी जो आपकी लर्निंग होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट लर्निंग, कि आप चीजों को खुद से करके सीखते हो, दैट इज योर डायरेक्ट लर्निंग। और लास्ट है आपका मूक्स एंड ह्यूरिस्टिक, मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसमें क्या कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन सारी चीजों को सीख रहे हो। अब जैसे आपको यूट्यूब पे आपको कुछ नहीं आता, आप यूट्यूब पर जाओ, कुछ भी चीज सर्च करो कि ये चीज कैसे बनेगी, ये चीज कैसे करनी है, तो वहां पर आपको सारी चीजें दिया है, तो वो है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी कि आप ऑनलाइन सारी चीजों को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, किस तरह से क्या करनी है, वो सारी, यानी कि डायरेक्ट लर्निंग का क्या है, जहां पर आप खुद से अपने एफर्ट्स करके सीखते हो। वहां पर कोई थर्ड पर्सन आपको नहीं बताएगा, आपको नहीं सिखाएगा, ये नहीं कहेगा कि आप चीजों को इस तरीके से करो। एक तो रोल प्लेइंग है, जहां पर आप खुद से रोल प्ले करोगे और फिर आप क्या करोगे, सीखोगे, राइट, तो वो रहेगी आपकी डायरेक्ट लर्निंग। अगर आप वर्कशॉप और असाइनमेंट्स वगैरह करते हो, वहां पर भी आपकी क्या रहेगी, डायरेक्ट लर्निंग रहेगी, और मूक्स में भी आपकी क्या रहेगी, डायरेक्ट लर्निंग। गाइज आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग स्टडी स्किल्स विद देयर इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। हमारे पास क्या गिवन है, स्टडी स्किल्स गिवन है, उन स्टडी स्किल्स को इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स के साथ क्या करना है, आपको जोड़ना है, मैच करना है कि कौन सा स्किल कौन सी लर्निंग टेक्निक से रिलेटेड है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, प्लीज कमेंट भी करो आपको क्या आंसर है आप सभी के,
क्योंकि आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से कुछ सेकंड्स का ही टाइम दिया होता है, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपके पास 1 आवर का टाइम होता है। तो बेसिकली हर क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या है, बहुत ही कम टाइम मिलता है, तो आपको हर क्वेश्चन को फटाफट स्पीडली करना। तो आप गाइस यहाँ पर भी आप सभी क्या है, जल्दी से जल्दी 20 सेकेंड के अंदर ही अपने जो आंसर्स हैं उनको कमेंट करो। तो हमारा ये क्वेश्चन है इलाबोरेटिव इंटेरोगेशन एंड लर्निंग टेक्निक। इलाबोरेटिव इंटेरोगेशन क्या होती है? इलाबोरेटिव का मतलब होता है कि जहां पर हम बिल्कुल जो चीजें हैं, जो इंटेरोगेशन है उसका बिल्कुल उसकी जड़ तक जाना कि ये चीज ऐसे है तो क्यों है, इसका रीजन क्या है होने का। इलाबोरेटिव का मतलब उसकी जड़ तक जाना, उसकी तह तक जाना। कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी चीज है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर है वो क्यों है इस तरीके से, उसका रीजन, उसकी बिल्कुल जड़ तक जाना, उसकी हर एक चीज को इलाबोरेट करना, मतलब उसकी एक एक छोटी से छोटी चीज, उसकी बारीक से बारीक चीज को खोल खोल के देखना, हर एक चीज। दैट इज योर इलाबोरेटिव इंटेरोगेशन। कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये चीजें क्यों हुई, जैसे आपसे जीएसटी के बारे में कहा कि आपको जीएसटी के बारे में इलाबोरेटिव, आपसे जीएसटी के बारे में पूछे तो आप जीएसटी की हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में बता रहे हो, उसकी जड़ तक जा रहे हो। दैट इज योर इलाबोरेटिव इंटेरोगेशन। लर्निंग टेक्निक्स में बताओ इनमें से क्या आंसर रहेगा? आपका आंसर रहेगा ए का होगा आपका फोर्थ, आंसरिंग वाया फैक्ट इज ट्रू। कि कोई भी एक जो चीज है वो ट्रू कैसे है, क्यों है, उसका रीजन देना ही आपका क्या कहलाता है? इलाबोरेटिव इंटेरोगेशन। एंड योर राइट आंसर इज फर्स्ट इज योर राइट आंसर। फर्स्ट इज योर राइट आंसर, जिसमें ए का आपका क्या रहेगा? फोर्थ। इलाबोरेटिव इंटेरोगेशन में क्या रहेगा आपका? आंसरिंग वाई अ फैक्ट इज ट्रू। एंड बी में आपका रहेगा थर्ड। बी में आपका रहेगा थर्ड, प्रैक्टिस टेस्टिंग, यानी कि टेस्टिंग योर सेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न। कि जो चीज आप सीखना चाह रहे हो उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करना। अब जैसे आप सब क्या यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर, ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो प्रैक्टिस टेस्टिंग का मतलब क्या है? टेस्टिंग योर सेल्फ, खुद को टेस्ट करना। किस पर? मटेरियल पर। यू आर ट्राइंग टू लर्न, जो आप सीखना चाहते हो उस पर ज्यादा से ज्यादा खुद को टेस्ट करना। यानी कि आप यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करने चाहिए और उनका प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वो भी किस पर? अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, क्योंकि जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, राइट। तो प्रैक्टिस टेस्टिंग में रहेगा आपका थर्ड ऑप्शन। सेल्फ एक्सप्लेनेशन, explaining what a section of text or an example problem means to you। कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन, खुद से एक्सप्लेन करना कि कौन सा सेक्शन या कौन सा टेक्स्ट, कौन सा एग्जाम्पल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट। और डी का आपका रहेगा फर्स्ट, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स टुगेदर व्हेन स्टडिंग। कि जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम पे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्रॉब्लम्स है, उन सबको मिक्स कर देना। तो राइट आंसर रहेगा आपका फर्स्ट। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस है हमारे रिसर्च रिलेटेड। अब तक के जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो थे हमारे टीचिंग रिलेटेड, अब है हमारे रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस। रिसर्च में हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च द स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज अटमोस्ट। कि इनमें से कौन से स्टेप्स में, कि जब आप रिसर्च कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो? रिसर्च कर रहे हो, तो उस टाइम पर रिसर्च बेस्ड, हमारे रिसर्च के जो अब तक हमने क्वेश्चंस किए वो थे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, और अब जो हमारे क्वेश्चंस है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि जो आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैं, ये जो 4-5 स्टेप्स दे रखे, कि इनमें से कौन से स्टेप्स में आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन कर सकते हो। यानी कि जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे जाके रिसर्च करनी है, कि आप अगर आप रिसर्च करते हुए रिसर्च के कौन से स्टेप में आप सबसे ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो और सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन कर सकते हो, इनमें से कौन से स्टेप में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है आपका ऑप्शन, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग इट। आइडेंटिफाई द
फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ओके स्टूडेंट्स, ओके, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग इट, कि रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको डिफाइन करना, राइट। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन, फिगरिंग आउट द रिलेटेड स्टडीज एंड द टेक्निक्स यूज्ड बाय अदर रिसर्चर्स, यानी कि जो आप सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू करते हो, राइट। थर्ड ऑप्शन है आपका आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसाइजिंग, कि वेरिएबल्स को आपको आइडेंटिफाई करना और अपनी जो हाइपोथेसिस है उनको डिसाइड करना। लास्ट आपका डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो बताओ स्टूडेंट्स, कौन से स्टेप, रिसर्च के कौन से स्टेप में आप सबसे ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को दे सकते हो? प्रदीप कुमार का आंसर आ रहा है, आंसर फर्स्ट, ओके। तो इसका राइट आंसर है थर्ड इज योर राइट आंसर। वो कैसे, अभी बताती हूँ। आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको सबसे पहले जब आप रिसर्च में जाते हो तो आपको क्या करना होता है, लिटरेचर रिव्यू ही देखना होता है कि जो टॉपिक पे आप करना वाले हो, जो टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है, और वो टॉपिक आप कि उस टॉपिक के ऊपर कितनी स्टडीज हो चुकी है, कितना हो चुका है। तो वो जो कि प्रॉब्लम्स है उनको आप आइडेंटिफाई करने और उनको डिफाइन करने में आप अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन, सबसे मैंने इमेजिनेशन आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि रिसर्च में कुछ भी इमेजिनेशन नहीं होता, सारा कुछ आपका क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, राइट। सेकंड है आपका फिगरिंग आउट द रिलेटेड स्टडीज एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय अदर रिसर्चर्स, जो हम बेसिकली हमारा जो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि जो हमारी बाकी स्टडीज़ हैं वो कैसे हुई है, जो रिलेटेड स्टडीज़ है उनमें से कौन से राइटर ने क्या उस स्टडी में किया है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव रहते, किस तरह से उनके हाइपोथेसिस को किया, डेटा एनालिसिस कैसे किया, इंटरप्रिटेशन क्या किया, उनके वेरिएबल्स क्या थे, ये सारी चीज़ डिस्कस करना, स्टडी करना ही आपका क्या कहलाता है, लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू में भी आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन नहीं दे सकते, वहाँ पर तो जो ऑलरेडी रिसर्चर्स ने काम किया हुआ है आप बस उसी के ऊपर बेस्ड रहोगे। सिर्फ आपको क्या करना, उन्हीं चीज़ों को देखना है कि जो हमारे बाकी के रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या कुछ किया है और क्या नहीं किया है, राइट। कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उनकी स्टडी थी, क्या वेरिएबल्स थे, क्या उनके रिजल्ट रहे, उनका इंट्रोडक्शन क्या था, उसमें आप किसी भी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी नहीं डाल सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपका आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसाइज, कि आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है कि आपका कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट रहेगा, कौन सा आपका इंडिपेंडेंट रहेगा। हाइपोथेसिस को डिसाइड करना कि आपकी H1 क्या होगी, H0 क्या होगी, राइट। तो यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन को दिखा सकते हो। आप किसी भी हाइपोथेसिस को H1 कर सकते हो और उसी हाइपोथेसिस को आप क्या है H0 भी बना सकते हो। वहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को दिखा सकते हो। डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स, जो डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन है, कि जो डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन में तो वैसे ही क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन नहीं चलेगी, क्योंकि डेटा तो जो है, जो आप एनालाइज करोगे और उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, रिजल्ट जो आपके पास एक्चुअल में आएंगे आपको वही एक्चुअल रिजल्ट्स ही आपको देने पड़ेंगे। वहाँ पर आप किसी भी टाइप की कोई भी क्रिएटिविटी इमेजिनेशन को नहीं दिखा सकते। तो थर्ड ऑप्शन इज योर राइट आंसर, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसाइजिंग। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीटेट कब होगा? ये जो क्लास है आपकी वो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग चल रही है, यूजीसी नेट के रिगार्डिंग, ना कि सीटेट के एग्जाम के रिगार्डिंग। और सीटेट का एग्जाम जब भी होगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कॉलेज टीचर डज रिसर्च विद अ व्यू to depict the reality situations relating to home conditions of students and hostels provided for. Which of the following research format will be helpful to do so? क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि एक कॉलेज टीचर है जो क्या करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है टू डिपिक्ट द रियलिटी सिचुएशन, की स्टूडेंट्स की जो रियलिटी की सिचुएशंस है उनको देखना चाहता है कि जब स्टूडेंट्स अपने घर पे हैं, होम कंडीशंस है, और जब उनको हॉस्टल्स प्रोवाइड कर दिया तो उन दोनों से की होम कंडीशंस पे और हॉस्टल्स प्रोवाइडेड में उनकी सिचुएशंस क्या है, रियलिटी क्या है उसकी। तो इसमें से कौन सा मेथड उसको हेल्पफुल रहेगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च और एथनोग्राफिक रिसर्च। टाइम स्टार्ट होता है आपका। बताओ स्टूडेंट्स, आंसर करो फटाफट कि अगर एक कॉलेज टीचर रियलिटी सिचुएशंस को डिपिक्ट करना चाहता है, राइट,
कौन सी रियलिटी सिचुएशन? स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स जब अपने घर पे है तो उस टाइम पे क्या रहा है, और हॉस्टल्स जब उनको दिए जाते हैं, हॉस्टल प्रोवाइड करते, तो वहाँ पर उनकी क्या सिचुएशन रहेगी, तो कौन सी रिसर्च आपको हेल्पफुल रहेगी? तो इसमें आपका आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, कि जितने भी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रहेगी, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो होम पे रहे हैं उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है, कि वो घर पर रहते हैं उनकी क्या सिचुएशन है, किस तरीके से उनका बिहेवियर है, राइट। और उसके बाद जो अगर आप हॉस्टल्स में हो तो उस टाइम पर आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी रहेगी, इन दो, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, आपका ऑब्जर्वेशन कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब आप हॉस्टल में हो तो आपकी क्या सिचुएशंस है, राइट। और जब आप क्या है होम पे हो तो वहाँ पर आपकी सिचुएशंस क्या हैं, राइट। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हमारे प्रदीप कुमार और सुरेंद्र जी का बिल्कुल सही आंसर आया है, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन केस द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च इज हेट्रोजीनियस, कि अगर हमारी रिसर्च जो हम कर रहे हैं उसमें जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी कि जहाँ पर जो उनकी सिमिलैरिटी है वो क्या है, अलग अलग है, राइट। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में तो क्या है कि उनकी जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो स्टूडेंट जो भी हमारी पॉपुलेशन में लेके चल रहे हैं हम, जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, हमारी सेम है, तो वो तो है होमोजीनियस की एक ही जैसी रहती है। और हेट्रोजीनियस में जिनकी अलग अलग रहती हैं, राइट। इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक विल एंश्योर ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैम्पल यूनिट्स, कि जब आपकी रिसर्च करते हो जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस हो तो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक आपके सैंपल यूनिट को बिल्कुल ऑप्टिमम रिप्रेजेंट करेगी। आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताओ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर और सिस्टमैटिक। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, क्या आंसर रहेगा आपका? तो आंसर रहेगा आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल सही, प्रदीप कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जिसमें हम जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है उसको किसी ना किसी एक करेक्टरिस्टिक के बेस पर डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक कॉलेज है, ठीक है, और उस कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उसमें आपकी क्या है, कुछ स्टूडेंट साइंस के हैं, कुछ स्टूडेंट कॉमर्स के हैं और कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, आर्ट्स के हैं। तो हमने इन सभी स्टूडेंट्स को किसी एक करेक्टरिस्टिक्स के, उनकी स्ट्रीम के बेस पर हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। यानी कि साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स वाले स्टूडेंट और आर्ट्स, ये तीनों आपस में क्या है, हेट्रोजीनियस। क्या है ये, हेट्रोजीनियस। यानी कि साइंस वाले स्टूडेंट्स का अलग आपका रहेगा करेक्टरिस्टिक्स, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की अलग करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, और जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट है उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अलग रहेगी, या तो हाँ उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। ये सभी अगर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस। लेकिन अगर हम सिर्फ साइंस फील्ड के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो वो हो गए होमोजीनियस, क्योंकि एक मान लो साइंस स्टूडेंट्स में आपके कितने हैं, 500 स्टूडेंट्स आपके साइंस में हैं, कॉमर्स में है आपके 300 स्टूडेंट्स और आर्ट्स में है आपके 200 स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जो 500 स्टूडेंट्स हैं इनका आपस में तो हम इनको कहेंगे कि इनकी जो 500 स्टूडेंट्स हैं उनका क्या है, वो है होमोजीनियस। लेकिन ये 500 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स और 200 स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या है, आपके हेट्रोजीनियस। क्या है ये, आपके हेट्रोजीनियस। तो जहाँ पर भी जो हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन को किसी एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम उनको डिवाइड कर देते हैं और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है दूसरों से मैच नहीं करती है बल्कि उनसे डिफरेंट रहती है, हेट्रोजीनियस है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। उसे हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following statistical technique will be appropriate for data analysis when the observations
व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। थैंक यू सो मच प्रदीप, थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिकल टेक्निक will be appropriate for data analysis when the observations available in the form of frequency, कि जब आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो किस फॉर्म में हो, आपके पास फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो। जब आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या हो, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो, तो वहां पर डेटा को एनालाइज करते हुए कौन सी स्टेटिस्टिकल टेक्निक आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगी। जब आपके पास क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जब आप ऑब्जर्वेशन को, जब आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो किस में हो, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो तब आपको जो डेटा है उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, कौन सा स्टेटिस्टिकल टेक्निक आपके लिए क्या है, अप्रोप्रिएट रहेगा। 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, पैरामेट्रिक टी टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक यू टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट और पैरामेट्रिक कोरिलेटेड टी टेस्ट। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा, कौन सा मेथड आपका सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा जब आपके पास जो डाटा को एनालाइज करना है वो क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है। तो आंसर रहेगा आपका नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट। जी नहीं, पैरामेट्रिक तो आपका लगेगा ही नहीं, पैरामेट्रिक तो आपका लगेगा ही नहीं, यहाँ पर आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ही लगेगा, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट में तो जो हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उन पैरामेट्रिक टेस्ट की कुछ ना कुछ क्या होती हैं, अजम्पशंस होती हैं। क्या होती हैं, कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं, वो कुछ ना कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, राइट। तो पैरामेट्रिक टेस्ट तो आपका लगेगा ही नहीं, और जहाँ पर ऑब्जर्वेशंस की बात आ जाए, ऑब्जर्वेशंस की बात आ जाए, वहाँ पर आपका कौन सा टेस्ट लगता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। जी नहीं, इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम आप सबको समझाने के लिए, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, अगर आप लोग गलतियाँ नहीं करोगे तो आप लोग सीखोगे कैसे, तो इसमें सॉरी बोलने वाली कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, प्लीज़ डोंट से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्च स्कॉलर while finally reporting to the research result in the form of thesis acknowledges the support of his or her supervisor in the preface, this will be treated as a। जब एक क्या कहा गया क्वेश्चन में कि जब एक रिसर्च स्कॉलर फाइनली अपनी जो रिसर्च के रिजल्ट्स है उनको क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि अपनी जो थीसिस है उसको क्या कर रहा है, सबमिट कर रहा है। तो अपनी थीसिस को सबमिट करते हुए जो उसकी थीसिस में स्टार्टिंग में जो उसके सुपरवाइजर का सपोर्ट होता है, उसका प्रीफेस में जो लिखा जाता है कि उसके सुपरवाइजर का जो सपोर्ट है, तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं। ऑप्शंस हैं आपके, शेयर फॉर्मेलिटी, नीडेड फॉर्मेलिटी, सुपरफ्लुअस एक्ट और पार्ट ऑफ एथिकली। कि जब अगर कोई एक स्टूडेंट अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स को क्या कर रहा है, अपनी थीसिस को क्या कर रहा है, फाइनली सबमिट कर रहा है, तो उस अपनी थीसिस में स्टार्टिंग में एक प्रीफेस उसको अपने जो भी आपका उसका सुपरवाइज़र है उसको अपने सुपरवाइज़र के बारे में होता है, उसका सपोर्ट की, सुपरवाइज़र ने उसको किस तरीके से सपोर्ट किया है, किस तरह से उसको हैंडलिंग की है, राइट। तो वो सब उसको हम क्या कहते हैं, शेयर फॉर्मेलिटी, नीडेड फॉर्मेलिटी, सुपरफ्लुअस एक्ट और पार्ट ऑफ एथिकली। बताओ स्टूडेंट्स, तो आंसर है आपका पार्ट ऑफ एथिकली, उसे हम क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ एथिकली। ये है जो हमारे रिसर्च एथिक्स है उसका क्या होता है, एक पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे रिसर्च के कुछ ना कुछ एथिक्स होते हैं कि हमें अपनी रिसर्च करते हुए कुछ एथिक्स को फॉलो करना होता है। तो ये उसी का पार्ट है कि जब हम अपनी रिसर्च को क्या कर रहे हैं, फाइनली सबमिट कर रहे हैं, तो अपने जो सुपरवाइज़र है उसको प्रीफेस में देना, दैट इज़ योर पार्ट ऑफ एथिक्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस फॉर रीडिंग स्किल इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च। कि रिसर्च करते टाइम जब आप पढ़ रहे हो, आपके रीडिंग स्किल्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा, कि रिसर्च करते टाइम जब आप पढ़ रहे हो, आप चीज़ों को देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, रीड कर रहे हो उनको, तो उस टाइम आपका जो स्टेप्स है वो क्या रहेगा, करेक्ट ऑर्डर आपका क्या रहेगा।
क्या रहेगा कि रिसर्च करते हुए जब आप रीड कर रहे हो, सारी चीज़ों को देख रहे हो कि लिटरेचर रिव्यू क्या है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया गया है, आपके वेरिएबल्स क्या रहेंगे, राइट। तो उस टाइम पे आपका जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा जी आपका PDF फ्री ग्रुप विच सेंड करो। जी हमारी अभी जो ये क्लास है वो बिल्कुल फ्री है, कोई हमारा भी पेड बैच नहीं है। ये YT पे हमारी बिल्कुल फ्री और लाइव क्लास चल रही है और आप इसको रिकॉर्डेड किसी भी टाइम देख सकते हो। टीचर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म को, टीचर्स अड्डा का जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके आप किसी भी टाइम इसको देख सकते हो। और ये PDF नहीं है, ये PPT की फॉर्म है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT, जिसमें हमारी डेली 2:30 पे पेपर 1 की क्लास रहती है, जिसमें हम पेपर 1 के जो MCQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको डिस्कस करते हैं जो आपका UGC नेट पेपर 1 में आते हैं। तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या रहेगा? तो आपका करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले सर्वे। सबसे पहले आप क्या करोगे? सर्वे करोगे। यानी कि आप जब आप रिसर्च कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग के रिलेटेड हम बात करें, क्योंकि जो हमारी मार्केटिंग रिलेटेड की HR होता है, फाइनेंस होता है। जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करूं, मैं कॉमर्स से रिलेटेड हूँ और मेरी जो PhD है वो भी कॉमर्स में ही है। तो अगर मैं बात करूँ कॉमर्स की, तो जो HR है और जो है मार्केटिंग, हमारे 3 उसमें होती है और एक होती है फाइनेंस। जो मेरी PhD है वो फाइनेंस में है। तो फाइनेंस में तो जो हमारे क्या है, सर्वे इतना नहीं होता है, सारा का सारा हमारा डेटा को जो एनालिसिस सब प्रैक्टिकली रहता है। HR और मार्केटिंग में आपके जो है सर्वे होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपना सर्वे करोगे, उसके बाद अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे, फिर इन क्वेश्चंस को रीड आउट करोगे, फिर रिकॉल करोगे, यानी कि जो भी आपने सैंपल लिया है, जिनसे आपने उन क्वेश्चंस को फिल करवाना है, फिर आप उसको क्या करोगे? रिव्यू करोगे। तो ये आपका स्टेप्स रहेगा। सबसे पहले सर्वे, फिर क्वेश्चंस, फिर रीड, फिर रिकॉल एंड रिव्यू। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कम्युनिकेशन बेस्ड। टीचिंग के हो गए, रिसर्च के हो गए, अब आता है हमारा कम्युनिकेशन बेस्ड। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है मेनली कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपको मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रखा तो और थोड़ा बहुत अगर आप अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करो तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्युनिकेशन का। स्वैपिंग ऑफ एनकोडर डिकोडर रोल्स इन कम्युनिकेशन हैपन्स ड्यू टू, कि जो एनकोडर है वो डिकोडर बन जाता है और जो डिकोडर है वो एनकोडर बन जाता है। स्वैपिंग का मतलब क्या है कि जो एनकोडर है वो डिकोडर बन गया और डिकोडर क्या है? एनकोडर बन गया। तो ऐसा किसकी वजह से होता है? ऐसा इनमें से किसकी वजह से होता है? 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। कॉग्निटिव डिसरप्शंस, सेमनेटिक नॉइज, फीडबैक एनालिसिस और वीक चैनलाइजेशन। बताओ स्टूडेंट्स, किसकी वजह से जो एक एनकोडर है वो डिकोडर बन जाता है कम्युनिकेशन करते हुए, और जो डिकोडर है वो एनकोडर बन जाता है? एनकोडर कौन होता है? जिसने मैसेज को बनाया है, जो मैसेज को दे रहा है। और डिकोडर कौन होता है? जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया। यानी कि एनकोडर होता है हमारा सेंडर और डिकोडर होता है हमारा रिसीवर, राइट। तो कब एक सेंडर रिसीवर बन जाता है और कब एक रिसीवर सेंडर बन जाता है? जब आपका क्या हो? फीडबैक एनालिसिस हो रहा है। यानी कि जब फीडबैक दी जा रही हो तो वहां पर आपका जो सेंडर है वो क्या बन सकता है? रिसीवर बन सकता है, और वही रिसीवर आपका सेंडर भी बन सकता है। कब? अगर आपकी जो फीडबैक का क्या चल रहा हो? एनालिसिस, राइट। अब जैसे यही हमारी अभी ये लाइव क्लास चल रही है, राइट। अभी हमारी लाइव क्लास चल रही है, तो इसमें मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अब यहाँ पर क्या हूँ? सेंडर। आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे दे रहे हो, जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे रहे हो, अपनी फीडबैक दे रहे हो, तो उस टाइम पे आप सेंडर हो और मैं रिसीवर हूँ, राइट। अभी जैसे हमें अभी लाइव क्लास का अगर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँ, तो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रही है तो मैं यहाँ पर क्या हूँ, सेंडर हूँ और आप क्या हो, रिसीवर हो, राइट। लेकिन जब आप इसका आंसर करते हो, क्या करते हो, इसका आंसर करो, फीडबैक दे रहे हो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा, तो उस टाइम पर मैं रिसीवर बन जाते हो और आप क्या बन जाते हो, सेंडर। तो स्वैपिंग ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर कब किसके ऊपर डिपेंड होता है, फीडबैक एनालिसिस पर, राइट स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following communication technology employ only asynchronous communication? क्या कहा गया कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन हमारा किसको यूज करता है, एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन कौन सा होता है, तभी आप इसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जहां पर आप इंस्टेंट रिजल्ट या इंस्टेंट जो रिप्लाई है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो होता है आपका एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। यानी कि जहां पर आप एकदम इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, वो कम्युनिकेशन आपका क्या रहता है, एसिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। फटाफट आंसर करो स्टूडेंट्स। सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन का मीनिंग पता चल गया, ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर आपको इंस्टेंट रिजल्ट या इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल सकता, इंस्टेंट रिजल्ट या इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिल सकता है, वो कम्युनिकेशन आपका क्या कहलाता है, सिंक्रोनियस। तो यही पूछा गया कि कौन सा इनमें से किस कम्युनिकेशन में ये सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन आपका रहेगा। तो आंसर रहेगा जी आपका बी एंड सी, ईमेल एंड फोरम। क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस अगर आप क्या कर रहे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो वहां पर आपका क्या है, साथ ही साथ आपको क्या मिल जाएंगे, रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जब आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो सामने वाला आपको क्या कर, आपको तुरंत बिल्कुल इंस्टेंट पता चल जाएगा, राइट। इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे अगर आप व्हाट्सएप की बात करो या कुछ भी आपका क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग, जब आपको एकदम से इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो। लेकिन ईमेल है और फोरम है, आपने किसी बंदे को मेल की, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम उसको देख के और आंसर करे। आपने कोई फॉर्म फिल करवाया, वहाँ पर भी सेम। तो सिंक्रोनियस मीडिया किस में रहेगा, आपका ईमेल और फॉरम में। सुरेंद्र जी का बिल्कुल सही आंसर आया है, लेकिन अनकम्प्लीट आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, एक असर्शन है, एक रीज़न है। पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और उसको एक्सप्लेन करती है या नहीं करती। टाइम स्टार्ट होता है आपका। असर्शन में कहा गया है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज प्री डिसाइडेड बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड, कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो पहले से ही डिसाइड होता है, किसके द्वारा, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स, कि जो हमारे सोशल हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस की डिमांड पे जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो पहले से ही डिसाइड होता है। असर्शन में ये कहा गया है। सेकंड, रीजन में क्या कहा गया, पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शंस शुड गाइड लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस, कि जो हमारे पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शंस होते हैं, हमारे जो पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शंस है वो लर्नर को क्या करते हैं, गाइड करने चाहिए टू एक्वायर नॉलेज ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस, कि अगर आप सोशल हो तो उसका ज्ञान देना, उससे लर्नर्स को क्या है, गाइडेंस मिलनी चाहिए। वो हमारे किसका, कौन करते हैं, हमारे पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शंस, राइट। तो अभी हमें ये बताना कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो आंसर है आपका फर्स्ट, कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन पहले से ही सोशल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स पे पहले से ही डिसाइड होता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाने के लिए, उनको सोशल सिग्निफिकेंस की नॉलेज देने के लिए जो एजुकेटिव है वो पॉजिटिव एक्शंस करते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है और वो इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। नेक्स्ट हमारी है आईसीटी बेस्ड क्वेश्चंस। हमारे जो यूजीसी नेट पेपर है और उसमें आप सभी को पता है कि 10 डिफरेंट यूनिट्स होती है और यहाँ पर हम अपनी क्लास में टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और आईसीटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आज कर रहे हैं, राइट। स्टूडेंट्स आप सब भी प्लीज़ आंसर कीजिए, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। तो अब हमारी लास्ट जो बची है, लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं आईसीटी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इश्यूज,
मेजर इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग रिलायंस ऑन आईटी, कि अगर हम क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हम सबसे ज़्यादा हमारा क्या है बढ़ता जा रहा है यूज़, आईटी का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आईटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने से हमें सबसे ज़्यादा जो मेजर इश्यूज़ है वो कौन से देखने को मिल रहे हैं, कि अगर हम आईटी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आईटी का ज़्यादा यूज़ करने से जो सबसे ज़्यादा मेजर इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स और प्राइवेसी कंसर्न्स। बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और जो हमारी ये आईसीटी बेस्ड है हमारी, इसके जो हमारे क्वेश्चन है ये हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा पढ़ा होना चाहिए आईसीटी बारे में और आप इनके जो आंसर्स है वो बहुत ही ईजिली दे सकते हो। तो यही पूछेगा कि आज के टाइम में जो आईटी है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है, तो हमें कौन से जो मेन इश्यूज़ हैं वो कौन से फेस करने पड़ते हैं? तो वो इश्यूज़ हैं आपके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, आपको एक सिक्योरिटी का रहता है। अब जिन स्टूडेंट्स को या फिर जिस पर्सन को आईटी का यूज़ नहीं करना आता, जैसे गूगल पे का या पेटीएम का अगर हम लेके चले, तो जिन लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, तो उनको क्या है एक अनसिक्योरिटी सी रहती है कि कहीं कहीं हमारे बैंक अकाउंट से हमारे अमाउंट को, हमारे पैसे को क्या है खुद से ना निकाल ले। ठीक है, और एक क्या रहता है प्राइवेसी रिलेटेड, ये कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेकेंड एंड थर्ड, बी एंड सी। तो राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। लिस्ट वन विद द लिस्ट टू, लिस्ट वन को आपको लिस्ट टू के साथ मैच करना है, कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड है ये आपका, राइट। फर्स्ट है आपका VoIP, यूज ऑफ मेक यूज ऑफ लाइट पल्सेस एंड टू ट्रांसमिट डेटा, फाइबर ऑप्टिक केबल, यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स। बताओ स्टूडेंट्स कौन सा आपका, कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच करेगा? फटाफट क्या आंसर रहेगा? एंड द आंसर इज सेकंड। सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। ए का रहेगा जी आपका सेकंड। VoIP क्या होता है? यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स, की फोन कॉल करने के लिए इंटरनेट का यूज करना, दैट्स कॉल्ड योर VoIP। फिर आपका आता है बी का फर्स्ट, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल मीन्स मेक यूज ऑफ लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डेटा। सी का आपका रहेगा जी सेकंड, सॉरी सी का आपका रहेगा फोर्थ। URL, टेक्स्ट यूज बाय वेब ब्राउजर्स टू लोकेट ए वेब एड्रेस ऑन द इंटरनेट, कि इंटरनेट पर कुछ भी एड्रेस, वेब एड्रेस को लोकेट करने के लिए हम जो यूज वेब ब्राउजर्स पे यूज करते हैं, दैट इज योर URL। एंड UTP केबल, D इज योर थर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन स्मॉल बिल्डिंग। UTP केबल क्या होती है आपकी? मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट कंप्यूटर इन से स्मॉल बिल्डिंग। जी हाँ, वाइट साइड ऑफ मून का बिल्कुल सही आंसर आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड्स फाइल फॉर्मेट सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग साउंड फाइल्स अक्रॉस द इंटरनेट, कि इंटरनेट के थ्रू जो साउंड फाइल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कौन कौन से फाइल फॉर्मेट को इंक्लूड करते हैं, कि अगर आपको इंटरनेट पे क्या करना है, साउंड फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कौन कौन से उसमें फाइल फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है? ये या ये? बताओ स्टूडेंट्स, हरी अप, क्या आंसर रहेगा आपका? 20 सेकंड्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए। कि इंटरनेट के थ्रू साउंड फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कौन कौन से फाइल फॉर्मेट को इंक्लूड किया जाता है? एंड द राइट आंसर इज आंसर फोर्थ।
राइट आंसर इज आंसर फोर्थ, MIDI, WAV, WMA और MP3. These are the file formats which is usable or which is suitable for distributing the sound files across the internet. And the next question is last question actually, last question of the class. वो क्या है आपका, दो स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही और कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है. First, for the sequence of integers represented in binary as 001111, 01001, 01011 and p, the next integer p would be represented as 01101. राइट. और सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गिवन है, अ बाइट इज अ बाइनरी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ एग्जैक्टली 8 बिट्स की, एक बाइट में क्या है 8 बिट्स होती हैं. ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है और ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है सही है. तो दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो आपकी क्या है बिल्कुल सही हैं. तो राइट आंसर है जी आपका थर्ड ऑप्शन, थर्ड इज योर राइट आंसर. तो गाइज ये थे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ICT बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे, वो क्वेश्चंस थे. तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ हमारे साथ कल दोपहर 2:30 बजे जुड़ना ना भूलिएगा. तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज. वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, जितने भी UGC नेट पेपर 1 के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच.